वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर कर दिया करें। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि ये कहानी 140 साल पुरानी है, जहाँ पर एक किलर हुआ करता था। उस किलर का नाम बातोशाई था और किंग के कहने पर वो क्योटो के लिए जंग लड़ रहा होता है। और जंग के मैदान में उसके पावर और ये कि वो कितना कोल्ड माइंड था, लोग इससे डरते थे। अब इसी लास्ट वॉर के बारे में हमें बताया जाता है और ये जंग ईयर 1998 में क्योटो के पहाड़ों में हो रही थी। इस जंग में बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। उन सब में काफी बहादुर तलवारबाज अपनी तलवारबाजी से दुश्मनों को हरा रहा था और ये तलवारबाज ही वो किलर था, यानी बातोशाई। फिर बातोशाई के लोग ये जंग जीत जाते हैं। तब ये लोग अपनी जीत का ऐलान करते हुए जीत की खुशी मना रहे होते हैं। फिर दुश्मनों के लोगों में से एक आदमी बातोशाई के पास आता है और वो बातोशाई को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। अब बातोशाई इन लड़ाइयों और किलिंग से तंग आ चुका था, इसीलिए वो अपनी तलवार को जमीन में लगाकर इस किलर की जिंदगी को कसम खा के हमेशा के लिए छोड़ देता है। दुश्मनों की डेड बॉडीज में से एक आदमी अभी भी जिंदा था और वो आदमी उठकर बातोशाई की तलवार के पास जाता है और उसकी तलवार को वो अपने हाथों में पकड़कर बातोशाई की पावर्स हासिल कर लेता है और वो अपना नाम बातोशाई रख कर नकली बातोशाई बन जाता है। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक स्मगलर था। अब उस स्मगलर से मिलने कुछ लोग आते हैं। अब इन लोगों को उस स्मगलर के अफीम बनाने का तरीका पता होता है। अब क्योंकि वो स्मगलर चाहता था कि सिर्फ एक ही पर्सन को इस तरीके के बारे में मालूम हो, इसीलिए वो मेगुमी नाम की लड़की के अलावा सबको मार देता है। फिर कुछ पुलिस ऑफिसर्स उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं जहाँ बातोशाई ने लोगों के मर्डर्स किए थे। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि जिसने भी ये सब मर्डर्स किए हैं वो नकली बातोशाई है। फिर हमें मेगुमी दिखाई जाती है जो कि स्मगलर के साथ रह रही थी और मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग जाती है और पुलिस स्टेशन आ जाती है। जब स्मगलर को ये बात पता चलती है तो वो नकली बातोशाई को मेगुमी के पीछे लगा देता है। फिर वो नकली बातोशाई पुलिस स्टेशन जाकर सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है। अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि उस नकली बातोशाई के पास एक खास किस्म की पावर थी जिसकी मदद से वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता था। नकली बातोशाई सभी को मार कर मेगुमी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन से बाहर जाने लगता है कि तभी उसे वहाँ पर कारू नाम की एक औरत मिलती है। कारू बातोशाई को देखते ही पहचान लेती है। अब कारू के फादर का एक डोजो होता है। डोजो वो जगह होती है जहाँ पर तलवारबाजी या फिर जोडो सिखाए जाते हैं। अब कारू के फादर वहाँ बच्चों को खास किस्म की तलवारबाजी सिखाया करते थे। अब ये तलवारबाजी नकली बातोशाई को भी आती थी और वो इसका इस्तेमाल भी किया करता था लोगों को मारने के लिए। तो इसीलिए इस खास किस्म की तलवारबाजी का नाम पूरी सिटी में खराब हो रहा था और इसी वजह से कारू के फादर की भी डेथ हो गई थी। कारू अपनी लकड़ी की तलवार निकाल कर बातोशाई से लड़ने लगती है, लेकिन बातोशाई तो उससे काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो कारू को मारने ही वाला होता है। तो तभी कारू को बचाने के लिए वहाँ इस मूवी का हीरो जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर भी है वो आ जाता है। उसका नाम केंशिन होता है। अब यहाँ केंशिन पर बातोशाई अपनी खास किस्म की पावर का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका केंशिन पर जरा भी असर नहीं होता। तब इसीलिए बातोशाई को केंशिन का एक सीक्रेट पता चल जाता है। इसके बाद वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। तब उन्हें देखकर बातोशाई वहाँ से भाग जाता है। इस सब के बाद कारू केंशिन को अपने डोजो ले जाती है। कारू बातोशाई से बदला लेना चाहती थी, लेकिन केंशिन उसे समझाता है ये कहते हुए कि बातोशाई तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। तब ये कहकर केंशिन वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी कुछ बुरे लोग डोजो पर कब्जा करने आ जाते हैं और वो बुरे लोग उस डोजो को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। कारू उन्हें रोकने की काफी कोशिश भी करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और तभी बाहर से कोई अजीब आवाज सुनाई देती है और वो होती है केंशिन की आवाज, जो कि वहाँ पर डोजो और कारू को बचाने आया था। केंशिन अपनी तलवारबाजी से कुछ ही मिनटों में बुरे लोगों के ग्रुप को हरा देता है, लेकिन वो किसी को भी जान से नहीं मारता। इसके बाद पुलिस वहाँ पर भी आ जाती है। तब पुलिस उन बुरे लोगों को अरेस्ट करके ले जाती है। साथ साथ पुलिस केंशिन को भी अपने साथ ले जाती है। केंशिन जब जेल में बैठा होता है तो एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है। अब इस पुलिस ऑफिसर को पता होता है कि असल में केंशिन ही असली बातोशाई है। उसी जेल में एक और लड़का भी था जो कि एक फाइटर था, जो उस पुलिस ऑफिसर और केंशिन की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। वो पुलिस ऑफिसर केंशिन को जेल से बाहर निकाल कर एक पॉलिटिशियन के पास ले जाता है और वो केंशिन को फिर से एक किलर बनने के लिए कहता है, जिसके लिए केंशिन इनकार कर देता है। तो वो पुलिस ऑफिसर केंशिन को तलवार से लड़ने के लिए कहता है। फिर तेज बारिश में वो पुलिस ऑफिसर और केंशिन तलवार से लड़ रहे होते हैं, लेकिन केंशिन उस पुलिस वाले पर अटैक नहीं कर पाता क्योंकि उसने कसम खाई होती है कि वो कभी भी किसी भी इंसान की जान नहीं लेगा, यानी वो किसी को भी जान से नहीं मारेगा। तब ये जानकर वो पुलिस ऑफिसर उसे छोड़ देता है और वहाँ से जाने देता है। तभी हम देखते हैं कि कारू जेल के बाहर केंशिन का वेट कर रही है। अब क्योंकि केंशिन एक ट्रैवलर था, इसीलिए उसके पास रहने के लिए कोई जगह कोई ठिकाना नहीं था। तब कारू इसीलिए उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। इसीलिए वो दोनों
डोजो के लिए निकल जाते हैं। डोजो पहुंचकर उन्हें मेगुमी भी मिल जाती है जो स्मगलर से बचकर भाग रही थी। अब क्योंकि मेगुमी के पास भी रहने के लिए कोई जगह नहीं थी तो इसीलिए वो भी इनके साथ ही रहने लगती है। फिर ये तीनों यानी केंशिन, कारू और मेगुमी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और तभी वहाँ पर वो स्मगलर भी आ जाता है। अब उस स्मगलर को केंशिन की बहादुरी और उसकी पावर के बारे में ऑलरेडी पता था, इसीलिए वो केंशिन के पास जाकर उसे अपना प्रोटेक्टर बनने के लिए कहता है। साथ साथ वो उसे कुछ पैसों की ऑफर भी करता है। इसी बीच वही जेल वाला फाइटर आकर स्मगलर का प्रोटेक्टर बनने की ऑफर करता है। वो फाइटर अपनी पावर को दिखाने के लिए केंशिन को फाइट के लिए चैलेंज करता है और यहाँ पर वो ये बात भी रिवील करता है कि असली बतोशाई कोई और नहीं बल्कि केंशिन ही है, यानी जिसने 10 साल पहले किसी को ना मारने की कसम खाई थी। अब इन दोनों की लड़ाई होने वाली थी लेकिन केंशिन इस फाइट के लिए इनकार कर देता है। साथ साथ वो उस फाइटर को भी स्मगलर के लिए लड़ने से मना कर देता है और जब उस फाइटर को इस बात का रियलाइज होता है कि केंशिन ठीक कह रहा है तो वो अपने घर चला जाता है। इसके बाद हमें 14 साल पहले की कहानी बताई जाती है जब केंशिन यानी बतोशाई फर्स्ट टाइम किलर बना था। उसने अपने एक मिशन पर 4 वॉरियर्स को मार दिया था और नेक्स्ट डे जब वो उन वॉरियर्स की डेड बॉडीज को देखने के लिए गया था तो उसने देखा कि उन वॉरियर्स की फैमिली वाले काफी दुखी हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये देखकर उसे इस बात का रियलाइज होता है कि वो कितना गलत कर रहा है, लोगों की जिंदगियां छीन रहा है। इसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ दिन के बाद स्मगलर का एक आदमी जिसने मास्क पहना होता है वो मेगुमी से मिलने आता है। वो आदमी मेगुमी को लड़ाई के लिए चैलेंज करके वहाँ से चला जाता है। तो मेगुमी देखती है कि अचानक से नेबरहुड के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तब ये देखकर मेगुमी को थोड़ा डाउट होता है, इसीलिए वो उस जगह का पानी पीती है। पानी पीकर उसे पता चलता है कि उस स्मगलर ने पानी में कुछ मिला दिया है। तब ये बात जाकर वो सारे लोगों को बताती है कि पानी में कुछ मिलाया गया है। इसके बाद वहाँ पर डॉक्टर्स को बुलाया जाता है और सारे हालात नॉर्मल हो जाते हैं। फिर केंशिन और मेगुमी नदी के किनारे बैठे होते हैं। यहाँ पर मेगुमी केंशिन को अपनी स्टोरी बता रही होती है कि किस तरह उसने वॉर के बाद अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। वो बताती है कि मेरी फैमिली जंग में ही मारी गई। उसके बाद उस स्मगलर ने मुझे अडॉप्ट करके अपने पास रखा और इसीलिए मुझे मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ता है। फिर कुछ टाइम बाद कारू को एक दिन मेगुमी का एक लेटर मिलता है जिसमें मेगुमी ने लिखा होता है कि मैं उस स्मगलर को मारने जा रही हूँ। तब केंशिन मेगुमी को बचाने के लिए स्मगलर के पास जाता है और इसमें उसकी हेल्प करने के लिए वो फाइटर भी जाता है उसके साथ। इसके बाद मेगुमी उस स्मगलर के पास पहुँच जाती है। तब वो समझता है कि शायद मेगुमी हमारे पास दोबारा आ गई है, लेकिन मेगुमी तो यहाँ पर उसकी जान लेने आई थी। मेगुमी अपना नाइफ निकाल कर उस स्मगलर के गले पर रख देती है। तो वो स्मगलर चिल्लाकर अपने साथियों से हेल्प मांगता है। तो वही मास्क पहना आदमी वहाँ पर आकर मेगुमी को नीचे गिरा देता है जिससे उस स्मगलर की जान बच जाती है। उधर केंशिन और वो फाइटर स्मगलर की लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग उस स्मगलर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तब वो दोनों अपनी तलवारबाजी की स्किल से सबको हरा देते हैं, लेकिन इस बार भी वो किसी की जान नहीं लेते। अंदर जाने के बाद उन्हें एक आदमी मिलता है और ये वाला आदमी भी स्मगलर के लिए ही काम करता था। फिर वो फाइटर केंशिन को आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद वो उस आदमी से लड़ने लगता है। केंशिन को आगे बढ़कर वही मास्क वाला आदमी मिलता है और ये मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि वो था जिसने मूवी के स्टार्ट वाली जंग में बतोशाई यानी केंशिन को धमकी दी थी। अब यहाँ पर इन दोनों की भी काफी फाइट होती है, लेकिन अपनी कसम को याद रखते हुए केंशिन उसे भी नहीं मारता। केंशिन बस उसके पेट पर मारकर उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब वो मास्क वाला आदमी काफी इंजर्ड था, इसीलिए वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। वो फाइटर भी दुश्मनों को हराकर केंशिन के पास आ जाता है। फिर केंशिन और वो फाइटर स्मगलर के रूम तक पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी स्मगलर अचानक से अपनी मशीन गन से उन पर गोलियां चलाने लगता है और ठीक उसी टाइम पर वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है जो सही मायनों में केंशिन की हेल्प करना चाहता था। फिर केंशिन और वो फाइटर स्मगलर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इसी टाइम वो पुलिस वाला उस स्मगलर को पकड़ लेता है। फिर केंशिन ऊपर जाता है जहाँ पर उसे मेगुमी मिलती है। अब यहाँ पर मेगुमी केंशिन को बताती है कि कारू की जान खतरे में है और ये खतरा कोई और नहीं बल्कि बातोशाई है। तब केंशिन बगैर अपना टाइम जाया किए कारू को बचाने के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि बातोशाई कारू को मार रहा है। तब केंशिन अपनी तलवार निकाल कर बातोशाई पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर उन दोनों की जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन जाहिर सी बात है केंशिन अपनी कसम की वजह से उसे नहीं मारता जान से, लेकिन बातोशाई अपनी खास किस्म की पावर से कारू पर अटैक करता है जिसकी वजह से कारू मरने वाली हो जाती है। तब कारू को बचाने
बचाने के लिए केंशिन को एक मुश्किल फैसला करना पड़ता है। उसे अपनी कसम तोड़नी होगी बातोशाई को मारकर। अब केंशिन अपनी तलवारबाजी से बातोशाई का हाथ तोड़ देना चाहता था, क्योंकि कारू को बचाने के लिए उसे किसी भी सूरत बातोशाई को मारना ही होगा। तब ये बात जहन में रख कर वो अपनी तलवार से बातोशाई को मारने ही वाला होता है कि तभी कारू जोर से चिल्लाने लगती है और वो केंशिन को रोक देती है। अब कारू के चिल्लाने की वजह से बातोशाई की पावर का उस पर असर नहीं होता। तब बातोशाई कहता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, और ये कहकर वो अपनी ही तलवार अपने अंदर घुसाकर खुद को मार लेता है, यानी सुसाइड कर लेता है वो, क्योंकि उसे एहसान वाली जिंदगी नहीं चाहिए थी, वो भी केंशिन से। इसके बाद पुलिस स्मगलर और उसके साथियों को पकड़ लेती है। इसके बाद कारू नींद से जागती है और वो जागते ही केंशिन को हर जगह ढूंढने लगती है। फिर कुछ टाइम बाद केंशिन उसे मिल ही जाता है, जिसके हाथों में सब्जी से भरी एक टोकरी थी। वो सब्जी लेने बाजार गया था। तब कोरू उसे अपने घर में वेलकम करती है। तब ये देखकर केंशिन खुश हो जाता है। और अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसके पार्ट 2 को। तो इस मूवी का स्टार्ट 1880 में योगो शहर से होता है, जहाँ पर एक आदमी शीशियों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। वो हर गाँव में जाता था और कमजोर गरीब लोगों को मार देता था। इसीलिए एक दिन एक पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ शीशियों को पकड़ने के लिए निकलते हैं। लेकिन जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो पुलिस ऑफिसर के सभी साथियों को शीशियों का एक खास आदमी मार देता है। तो वो पुलिस ऑफिसर अकेले ही आगे बढ़ के शीशियों की लोकेशन पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक रिचुअल चल रहा था। फिर वो पुलिस ऑफिसर शीशियों के पास जाता है। शीशियों उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, तुम काफी बहादुर हो, इसीलिए तुम गवर्नमेंट को छोड़कर मेरे साथ शामिल हो जाओ। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर इस बात के लिए मना कर देता है, जिस पर गुस्से में आकर शीशियों सभी पकड़े हुए पुलिस ऑफिसर्स को आग में फेंकने लगता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसी दौरान हम दूसरी जगह पर केंशिन को देखते हैं, जो अभी भी कारू के डोजो में ही रह रहा था। वहीं पर 2 और लोग भी रहते थे जो केंशिन के दोस्त थे। एक दिन केंशिन को मिनिस्टर अपने पास बुलवाता है। तब मिनिस्टर उसे बताता है कि शीशियों बहुत जल्द इस सिटी पर भी अटैक करने वाला है। और तब वो मिनिस्टर ये बताने लगता है कि शीशियों आखिर कौन है। वो बताते हैं कि असल में कुछ सालों पहले एक जंग हुई थी, जहाँ पर शीशियों गवर्नमेंट का साथ देते हुए लड़ रहा था। और ये लड़ाई जीतने के बाद शीशियों को पता चला कि वो कितना पावरफुल है, तो इसीलिए उसने गवर्नमेंट के साथ ही बगावत की। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने उसे पकड़ लिया और उसे काफी मारने के बाद जलने के लिए वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन उस दिन बर्फ काफी ज्यादा गिरी थी, इसीलिए वो बच गया। और बस तब से ही उसने अपनी एक आर्मी बनाई ताकि वो इस गवर्नमेंट को खत्म कर सके और बाद में वो जापान पर राज कर सके। अब यहाँ पर मिनिस्टर चाहते थे कि शीशियों को मारने के लिए केंशिन उनकी हेल्प करे, क्योंकि केंशिन भी कुछ टाइम पहले शीशियों की तरह ही एक काफी बहादुर वॉरियर था। वो इतना बहादुर था कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। लेकिन केंशिन उनकी हेल्प करने से इनकार करके वहाँ से चला जाता है। अब कुछ टाइम बाद मिनिस्टर अपने कैरेज में बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शीशियों का एक खास आदमी आ जाता है। वो मिनिस्टर का पीछा करता है और कैरेज में घुसकर उन्हें बताता है कि अगर तुम केंशिन को लड़ने के लिए भेज रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि हम तो जापान पर राज करके ही रहेंगे। और ये कहकर वो मिनिस्टर को वहीं पर मार देता है। इसी दौरान केंशिन को बार बार यही लग रहा था कि उसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो इसीलिए वो मिनिस्टर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उन्हें मिनिस्टर का कैरेज और उनकी डेड बॉडी मिलती है, जिन्हें शीशियों के खास आदमी ने मार दिया था। और तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और तभी शीशियों का वो खास आदमी वहाँ पर फिर से आ जाता है और वो केंशिन को धमकी देता है कि बहुत जल्द तुम हमारा शिकार बनने वाले हो। तब ये सुनकर केंशिन समझ जाता है कि सब कुछ शीशियों ने ही करवाया है, यानी मिनिस्टर को शीशियों ने ही मारा है। लेकिन फिर भी केंशिन मिनिस्टर के ऑफिस चला जाता है। इसके बाद कमांडर केंशिन को उन पुलिस ऑफिसर्स को दिखाता है जिसे कल रात शीशियों ने मारा था। उन मरे हुए पुलिस ऑफिसर्स की फैमिलीज को रोता हुआ देखकर केंशिन को काफी बुरा फील होता है। इसीलिए अब वो शीशियों को मारने का डिसीजन लेता है। इसीलिए वो उसके शहर कोटो जाने के लिए निकलता है। लेकिन घर पर जब कारू को इस बारे में पता चलता है तो वो केंशिन को रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन केंशिन उसकी बात नहीं मानता और वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद शीशियों का एक आदमी केंशिन के बारे में पूछता हुआ वहाँ पर आ जाता है और जब केंशिन उसे नहीं मिलता तो वो केंशिन के फ्रेंड्स को ही मारने लगता है। लेकिन मीगुमी वहाँ पर आकर उन्हें बचा लेती है। उधर दूसरी तरफ शीशियों को भी पता चल जाता है कि केंशिन ने उसे मारने का डिसीजन ले लिया है। इसी दौरान केंशिन एक जगह पर रुका हुआ था रात गुजारने के लिए, लेकिन तभी एक निंजा लड़की वहाँ पर आकर केंशिन की तलवार चुराकर भागने लगती है। लेकिन केंशिन को इस बारे में पता चल जाता है, तो इसीलिए वो उस निंजा लड़की से लड़कर अपनी तलवार वापस लेने लगता है। इनकी लड़ाई अभी चल ही रही थी कि तभी वहीं पर रहने वाला एक बच्चा वहाँ पर आता है। वो बच्चा रोते हुए उनसे हेल्प मांगता है कि प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए। तब केंशिन और वो निंजा लड़की उस बच्चे के साथ साथ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उस बच्चे का भाई एक पुलिस ऑफिसर था जिसे शीशियों का वो
खास आदमी काफी बुरे तरीके से मारकर चला गया था। तब वो दोनों उस बच्चे के भाई के पास आते हैं। तब उस बच्चे का भाई उन दोनों से उनके गांव को बचाने के लिए कहता है। इसके बाद वो फौरन ही मर जाता है। फिर उस बच्चे के गांव जाने के लिए ये लोग उसके साथ निकलते हैं। फिर सुबह होते ही जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि उस बच्चे के पेरेंट्स को तो पहले ही मार दिया गया है और उनके डेड बॉडीज को एक ट्री से लटका दिया है। साथ साथ पूरे गाँव को भी काफी डिस्ट्रॉय कर दिया था। इतनी ही देर में वहाँ पर शिष्यों के लोग आ जाते हैं और वो लोग कैंचिन पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर कैंचिन उनका मुकाबला करता है और अपनी कसम को जहन में रखते हुए उन्हें जिंदा ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर कैंचिन उस निंजा लड़की और बच्चे को बाकी लोगों को जलाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर गाँव के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर इन लोगों को जला दिया तो शिष्यो और ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और इनका थोड़ा बहुत बचा हुआ गाँव भी वो डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन तभी वहाँ पर शिष्यो का वो खास आदमी आ जाता है और वो कैंचिन को इतने सारे लोगों को अकेले ही मारने के लिए अप्रिशिएट करता है। तब ये सुनकर वो गाँव वाले समझ जाते हैं कि कैंचिन कोई और नहीं बल्कि वही किलर बातोशाही है, जो कि अभी काफी बहादुर वॉरियर बन गया है। फिर शिष्यो का वो खास आदमी कैंचिन को कहता है कि तुम्हें शिष्यो ने बुलाया है और अगर तुम नहीं आए तो वो गाँव के सारे लोगों को मार देगा। तो इसीलिए कैंचिन को जाना पड़ता है, जहाँ पर शिष्यो कैंचिन को बताता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी कमजोर लोग इस दुनिया में रहे और इसीलिए मैं सिर्फ कमजोर लोगों को ही तो मार रहा हूँ और इसके बाद मैं जापान पर कब्जा करके उसे एक पावरफुल कंट्री बनाऊंगा। लेकिन ये सुनते ही कैंचिन उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन कैंचिन की तलवार देखकर शिष्यो अपने उस खास आदमी को उसके साथ लड़ने के लिए कहता है और खुद वो उसके शहर योगो के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर इन दोनों की काफी फाइट होती है, लेकिन इस लड़ाई में कैंचिन की तलवार टूट जाती है। तब ये देखकर शिष्यो का वो खास आदमी उसे वहीं पर छोड़कर खुद शिष्यो के पास चला जाता है। फिर वापस गाँव आकर कैंचिन देखता है कि गाँव के लोग उस बच्चे को शिष्यो के लोगों को मारने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तब वो बच्चा उनकी बात सुनकर उन लोगों को मारने ही वाला होता है कि तभी कैंचिन वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है। फिर शिष्यो देखता है कि उनकी जो पावरफुल तलवार थी कैंचिन ने उसका बुरा हाल कर दिया है, इसीलिए वो उस आदमी के पास पहुँच जाता है जो वेपन्स बनाया करता था, तलवारें बनाया करता था। इसके बाद शिष्यो अपने खास आदमी से अपने 10 तलवारबाजों को बुलाने के लिए कहता है और वो जापान के सबसे बड़े किलर्स थे, क्योंकि उनके आते ही शिष्यो अपना प्लान स्टार्ट करने वाला था। फिर हम कैंचिन के फ्रेंड को देखते हैं जो कि उसकी हेल्प करने के लिए जा रहा था, लेकिन वो इंजर्ड भी था क्योंकि उसकी चोटें अभी ठीक नहीं हुई थी, इसीलिए मेगुमे उसे कुछ मेडिसिन देती है। इसके बाद हम कैंचिन को देखते हैं जो उस निंजा लड़की की तलवारबाजी से काफी खुश हुआ था। फिर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो निंजा लड़की कैंचिन को एक ऐसी जगह पर लेकर आती है जहाँ पर वो रात गुजार सकते थे। तभी उस जगह के ऑनर को वो निंजा लड़की बताती है कि ये वही बातोशाही कैंचिन है जो कि एक काफी बहादुर वॉरियर है और शिष्यो इसे ढूंढ रहा है क्योंकि बहुत जल्द ये शिष्यो को मारने वाला है। तब उस जगह का ऑनर कैंचिन को बताता है कि असल में मैं भी एक निंजा हूँ, लेकिन नई गवर्नमेंट ने हमारे सारे काम को खत्म कर दिया, इसीलिए मैं अभी ये होटल चला रहा हूँ। और शिष्यो का एक खास साथी भी है और वो भी पहले निंजा ही हुआ करता था, लेकिन वहाँ का किंग ये नहीं चाहता था कि निंजा भी वॉरियर्स के साथ मिलकर दुश्मनों से लड़े, क्योंकि वॉरियर्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, उन्हें ऊपर रखा जाता था। इसीलिए जितने भी निंजा थे उन सबको गवर्नमेंट ने मारना शुरू कर दिया, जिससे वो शिष्यो का साथी काफी गुस्सा हो गया और फिर देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने सारे निंजा मारे गए। तो तभी से शिष्यो के उस साथी ने डिसाइड कर लिया कि वो सबसे बड़े वॉरियर यानी कैंचिन को मार कर ही रहेगा, ताकि इस दुनिया को पता चल सके कि निंजा भी किसी वॉरियर से कम नहीं है। तब कैंचिन उसे बताता है कि असल में मैं यहाँ पर शिष्यो को ही मारने आया हूँ, क्योंकि वो लोगों को बिला वजह ही परेशान कर रहा है। तो वो निंजा इस लड़ाई में कैंचिन की हेल्प करने के लिए कहता है। तब कैंचिन उसे अपनी तलवार दिखाते हुए कहता है कि मेरी तलवार टूट गई है, तो इसीलिए वो निंजा उसे तलवार बनाने वाले एक आदमी को ढूंढने के लिए कहता है। उधर शिष्यो के वो 10 वॉरियर्स यानी वो किलर्स पहुँच गए थे और उन्हें ये बात भी पता चल जाती है कि कैंचिन इस सिटी में आ गया है और वो अपनी नई तलवार ढूंढ रहा है। तब यहाँ पर शिष्यो समझ जाता है कि कैंचिन अपनी तलवार लेने के लिए उसी के पास जाएगा जो यहाँ पर तलवार बनाने का काम करता था, लेकिन वो तलवार बनाने वाला आदमी तो ऑलरेडी मर चुका था। लेकिन कैंचिन तो उस आदमी के बेटे के पास जाता है और उसे तलवार बनाने के लिए कहता है, लेकिन उस आदमी ने तो अब तलवार बनाने का काम छोड़ दिया था, तो इसीलिए कैंचिन वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उस तलवार बनाने वाले को पता चलता है कि उसके बेटे को शिष्यो के एक वॉरियर ने किडनैप कर लिया है, तो इसीलिए वो तलवार बनाने वाला आदमी कैंचिन के पास जाकर उसे हेल्प मांगता है अपने बेटे को वापस लाने के लिए, जिस पर कैंचिन
कैंचिन उसे बताता है कि मुझे वॉरियर्स वाली तलवार चाहिए जो कि उसी आदमी के पास थी। इसके बाद कैंचिन शिशियो के उस वॉरियर के पास जाता है जिसने उस तलवार वाले आदमी के बेटे को किडनैप किया था ताकि वो उस बच्चे को बचा सके। लेकिन शिशियो का वो वॉरियर नहीं मानता, इसीलिए उन दोनों की फाइट होने लगती है। लेकिन तलवार ना होने की वजह से कैंचिन हारने लगता है। तब ये देखकर वो तलवार बनाने वाला आदमी आखिरी वॉरियर्स की तलवार लेकर कैंचिन को वो तलवार देने जाता है और वो तलवार कैंचिन को मिल जाती है, जिसकी वजह से अब उनकी जबरदस्त फाइट होने लगती है। लेकिन उस तलवार की वजह से कैंचिन शिशियो के उस वॉरियर को मार देता है। लेकिन कैंचिन जब तलवार देखता है तो उसे पता चलता है कि ये बैक ब्लेड तलवार है, जिसकी वजह से शिशियो का वो वॉरियर बच गया। लेकिन उनकी लड़ाई के दौरान पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और वो शिशियो के उस वॉरियर को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब तलवार बनाने वाले आदमी को उसका बेटा भी वापस मिल जाता है। दूसरी तरफ कैंचिन के फ्रेंड्स भी इस शहर में पहुँच गए थे। इसके बाद कैंचिन देखता है कि उसकी तलवार पर कुछ लिखा हुआ है। तब इस बारे में वो तलवार बनाने वाला उसे बताता है कि ये वॉरियर्स की असली वाली तलवार है, यानी बैक ब्लेड सॉर्ड। इसके बाद शिशियो हमले की तैयारी करता है। तब ये बात पुलिस स्टेशन में रहने वाले शिशियो के उस वॉरियर तक पहुंच जाती है, इसीलिए वो पुलिस को बताता है कि कल ये पूरा शहर जल जाएगा। अब ये बात उस होटल के मालिक यानी निंजा को भी पता चल जाती है, इसीलिए वो पूरा शहर खाली करवाने लगता है। सारे पुलिस ऑफिसर्स, वॉरियर्स और निंजा इस फाइट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तब कारू और कैंचिन का फ्रेंड भी इस फाइट में लड़ने का फैसला करते हैं। उधर शिशियो अपने साथियों को कह रहा होता है कि इस पूरे शहर को जला दिया जाए। रात को अचानक से आसमान में फायर क्रैकर्स जलने लगते हैं और वही शिशियो के लोग उस पूरे शहर को जलाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर पुलिस उन पर फायरिंग करने लगती है और वहाँ पर बिल्कुल एक जंग का मैदान बन जाता है। यहाँ पर कैंचिन एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है और वो दोनों बहादुरी से दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। इसके बाद निंजा अपने होटल में था जहाँ पर शिशियो का एक आदमी भी आ जाता है और यहाँ पर उन दोनों की फाइट होने लगती है। इतनी ही देर में वहाँ पर वो निंजा लड़की भी आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि शिशियो के आदमी ने निंजा को मार दिया है। उधर लड़ाई के मैदान में कैंचिन दूर से शिशियो को देखता है और तब वो उसका पीछा करते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है जहां पर शिशियो के ही भेस जैसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो सब कैंचिन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन कैंचिन और उसके दोस्त इस लड़ाई में जीतने लगते हैं और वो आसानी से शिशियो और उसके लोगों को हरा देते हैं। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर और कैंचिन को कुछ तो गड़बड़ लगती है, क्योंकि उन्हें काफी आसानी से जीत मिली थी इसलिए। और अगर शिशियो वाकई शहर को जलाना चाहता है तो वो यहाँ पर अपने उन 10 वॉरियर्स को भी लाता, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। यानी ये कैंचिन को वहाँ पर रखने का एक ट्रैप था। इसी दौरान हम देखते हैं कि कैंचिन की फ्रेंड कारू को शिशियो का वो खास आदमी पकड़ कर ले जाता है। तभी कैंचिन को पता चलता है कि शिशियो का ये अटैक तो बस शुरुआत है अभी और उसका अगला टारगेट टोक्यो होगा और अब शिशियो के साथी टोक्यो को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल रहे होंगे। अब वहाँ शिशियो ने भी अपने अगले प्लान के मुताबिक टोक्यो को बम से उड़ाकर पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया था। अब यहाँ पर कैंचिन शिशियो को मारने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर रास्ते में कैंचिन शिशियो के खास आदमी को भी देख लेता है जो कि कारू को अपने साथ ले जा रहा था और तब वो शिशियो के उस आदमी का पीछे करते हुए उनके शिप तक पहुंच जाता है। यहाँ पर शिशियो कारू को बांधकर उसे कैंचिन के सामने लाता है और अब वो कैंचिन को उसके साथ लड़ने के लिए चैलेंज करता है। लेकिन यहाँ पर कैंचिन को अपनी फ्रेंड कारू को बचाना था, तो इसीलिए कैंचिन फाइट के लिए इनकार कर देता है। इसीलिए शिशियो और उसके वो 10 वॉरियर्स यानी वो किलर्स आगे आते हैं और वो कैंचिन के साथ लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर उनकी काफी फाइट होने लगती है। उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि रुक ही नहीं रही थी। लेकिन इसी बीच शिशियो के लोग कारू को समंदर में फेंक देते हैं। तब ये देखकर कैंचिन उनसे लड़ाई रोक देता है और वो कारू को बचाने के लिए समंदर में जाता है, लेकिन इतने तूफान में वो उसे नहीं मिलती। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी बेहोश कैंचिन को अपने कंधे पर डालकर कहीं ले जा रहा था और यहीं पर इसका सेकंड पार्ट भी एंड हो जाता है।